ऐप 59 हिंदी अध्याय 306 अध्याय 192 हृदय दहनकारी अग्नि नियंत्रण निपुणता सच्ची अग्नि का सम्मिलन भाग 2। इस ट्रू फ्लेम मोड में लौ बेहद अस्थिर होती है। संपर्क में आने से पहले ही हवा से जलने जैसी गंध आती है और तापमान तुरंत बढ़ जाता है। लिन चेन, जियाओबाई और जियाओहेई अपनी सांस रोककर गौर से देखते हैं। उनकी चौकस निगाहों के नीचे दोनों कौशल अंततः संपर्क में आते हैं। धमाका। संपर्क के समय एक छोटे विस्फोट की आवाज निकलती है जिससे लिटिल फॉक्स चौंक जाता है और उसे ठंडा पसीना आने लगता है। ध्यान केंद्रित करो, लिन चेन ने तुरंत याद दिलाया। छोटी लोमड़ी निगलती है, उसका शरीर थोड़ा कांपता है, उसके माथे पर पसीने की बूंदें बनती हैं, लेकिन उसकी आंखें स्थिर रहती हैं। अब ये पहले वाली डरपोक छोटी लोमड़ी नहीं रही, ये बड़ा हो गया है। ये लिन चेन का भी समर्थन कर सकता है, इस परिवार के लिए आसमान को थामे रख सकता है। यह अपनी ऊर्जा को केंद्रित करता है तथा दो कौशलों को लगातार घुमाने, आपस में गुंथने, टकराने और विलय करने के लिए नियंत्रित करता है। जिज़ धमाका। इस सच्ची अग्नि के सम्मिलन की कठिनाई वाकई बहुत ज्यादा है। ज्वाला कई बार छोटे छोटे विस्फोटों से गुजरती है और विफलता के कगार पर पहुंच जाती है, लेकिन लिटिल फॉक्स उसे बलपूर्वक वापस खींच लेता है। ये देखकर लिन चेन के माथे पर भी ठंडा पसीना आ जाता है। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि लिटिल फॉक्स हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल के पहले चरण में ट्रू फ्लेम स्किल्स को फ्यूज कर सकता है। अब ऐसा लगता है कि यह असंभव है। हृदय को जलाने वाली अग्नि नियंत्रण का दूसरा चरण सच्ची अग्नि के वास्तविक प्रवेश स्तर को चिन्हित करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, छोटी लोमड़ी आग को नियंत्रित करने में और भी निपुण होती जाती है। अंततः वह दहाड़ती है और अपना अंतिम प्रयास शुरू करती है। ये सुपर फायरबॉल को धीरे धीरे ज्वलंत तूफान की ओर धकेलता है। जैसे ही वे एक दूसरे को छूते हैं, एक चमकदार रोशनी फूट पड़ती है और लपटें तेजी से आपस में जुड़कर एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। जिजी। आसपास का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। लिन चेन और दोनों आत्मिक जानवर कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी निगाहें तमाशा से हटती ही नहीं। अंततः प्रकाश के लुप्त होने के एक सेकंड बाद एक गुर्राहट जैसी ध्वनि सुनाई देती है। लिन चेन और अन्य लोगों की पुतलियां फैल गईं, उनके होंठ खुशी से मुस्कुरा उठे। ... वे लिटिल फॉक्स की पूंछ के ऊपर एक छोटा सा सुनहरा सूरज लटका हुआ देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दानव अग्नि परमाणु बम है। छोटी लोमड़ी सफल हुई। हा हा हा। लिन चेन दिल खोलकर हंसता है और ध्यानपूर्वक नोट्स लेने लगता है। ये छोटा सूरज निश्चित रूप से पहले वाले से छोटा है, आकार में उसका आधा भी नहीं, लेकिन इसकी आंतरिक घूर्णन गति और रंग को देखते हुए इसकी शक्ति निस्संदेह पिछले वाले से अधिक है। हृदय को जलाने वाली अग्नि नियंत्रण किसी कौशल को नहीं, बल्कि स्वयं अग्नि को नियंत्रित करती है। यद्यपि कौशल की ताकत भी उसकी शक्ति को बदल सकती है, लेकिन लॉ का गुणात्मक परिवर्तन मौलिक है। सबसे प्रत्यक्ष सादृश्य यह है, फ्यूजन कौशल 3 जोड़ 3 बराबर 6, जबकि सम्मिलन कौशल है 3x3 बराबर 9। हालांकि वर्तमान में लिटिल फॉक्स के पास दो अलग अलग लपटें नहीं हैं, लेकिन ट्रू फायर का सम्मिलन भी बेहद भयानक है। ठीक है, अब आप फेंकना शुरू कर सकते हैं, लिन चेन ने कहा। छोटी लोमड़ी एक गुर्राहट छोड़ती है, फिर जोर से दानव अग्नि परमाणु बम को आगे फेंकती है। अगले ही पल वह एक जलते हुए उल्कापिंड की तरह हो जाता है, अपनी लंबी आग की पूंछ को घसीटता हुआ सीटी बजाती हवा के बीच खंभे की ओर तेजी से बढ़ता है। जब आग का गोला खंभे से टकराता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल बम फट गया हो। बहरा कर देने वाला विस्फोट गूंजता है, प्रभाव बिंदु से आघात तरंगे फैलती हैं, जिससे आसपास की जमीन कांपने लगती है और पहले से भी बड़ा मशरूम जैसा बादल आसमान में उठता है। इसकी ऊंचाई सुपर फ्लेम बम संस्करण से लगभग 1/3 अधिक है। लिन चेन की आंखें खुशी से भर गईं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि लिटिल फॉक्स ने अभी अभी मास्टरी स्तर के सुपर फायरबॉल और मास्टरी स्तर के फ्लेमिंग स्टॉर्म का सम्मिलन किया था। धधकती लौ तेजी से फैलती है, आग का एक विशाल घेरा बनाती है, जिससे आसपास का वातावरण दिन के उजाले जैसा जगमगा उठता है। चिलचिलाती गर्मी आगे बढ़ती है और जमीन पर एक विशाल गड्ढा बना देती है। जहां तक उस खूंटे का सवाल है, तो राख भी नहीं बची है। मुंह। जियाओबाई सबसे पहले लिटिल फॉक्स की सराहना करते हुए माफ करती है। बिग व्हाइट बियर ने थोड़ी देर से प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि यह चकित करने वाला था। जब वह पहली बार लिटिल फॉक्स से मिला तो वह बहुत कमजोर था। फिर भी अब लिन चेन के साथ केवल थोड़े समय के लिए अनुबंधित होने के कारण यह इतने भयानक स्तर तक विकसित हो गया था।
गहरे मन में बिग व्हाइट बेयर को उम्मीद है कि लिन चेन जल्दी से 20वें स्तर तक पहुंच जाएगा। यह विचार एक बार फिर उभरता है। हालांकि वह अभी भी मुस्कुराता है, लिटिल फॉक्स के लिए खुश महसूस करता है। लिन चेन उत्साहित होकर उसके सिर को थपथपाने के लिए आगे बढ़ा और उससे कहा, इस चाल के साथ इस जानवर लड़ाई सम्मेलन में आप माध्यमिक आत्मा जानवरों के बीच सबसे अच्छे जानवर होंगे। गुड। छोटी लोमड़ी ने बड़े जोर से मुस्कुराया। लिन चेन ने ध्यानपूर्वक अपनी डायरी में इसे दर्ज किया, साथ ही लिटिल फॉक्स से कहा, इस चाल का प्रयोग अंतिम क्षण तक मत करना, ठीक है? गुड। छोटी लोमड़ी ने सिर हिलाया। यह समझा गया कि लिन चेन चैंपियनशिप के लिए लक्ष्य बना रहा था। इससे लिन चेन को भी यह गौरव प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है। रात को एक व्यक्ति और 3 जानवर सभी बहुत अच्छे मूड में बिस्तर पर गए, खासकर बूढ़े पिता लिन चेन। ये देखकर कि छोटी लोमड़ी सच्ची ज्वाला कौशल का मिश्रण कर सकती है, उसे बहुत राहत मिली। लिन चेन के विचार में लिटिल फॉक्स द्वारा इस चाल में महारत हासिल करना उसके प्रभुत्व को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था। इसके बाद जियाओबाई की बारी थी। यदि जियाओबाई आसानी से अपने 5वें कौशल को जागृत करते हुए स्तर 32 तक चढ़ सकता है, तो जियाओबाई का प्रभुत्व गाय राजा प्रतियोगिता की तरह जारी रहेगा। ... ग्रुप चरण समाप्त होने के बाद तीसरे दिन एलिमिनेशन मैच शुरू हुए। हारने वाली टीमों के ब्रैकेट का प्रारूप बहुत क्रूर है, जिसमें 3 टीमों को 2-2 मैच खेलने होते हैं तथा अंततः जीत हार के अंकों पर ध्यान दिया जाता है। तीनों टीमों में प्राचीन जिजुन साम्राज्य का पलड़ा भारी है। अपनी समग्र मजबूत व्यक्तिगत ताकत के अलावा नानफेन प्राचीन देश हमेशा से ही निराशाजनक लग रहा था और पूर्वी सेकुरा देश के पास इस स्थान के लिए लड़ने का मौका था, लेकिन लिन चेन ने उनके लिए एक खिलाड़ी को अशक्त कर दिया, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से प्राचीन जिजुन साम्राज्य को मदद मिली। इसलिए पहले दिन नानफेन प्राचीन देश के खिलाफ जीतने के बाद प्राचीन साम्राज्य जिजुन के नेता माजोरी पहले से ही उन्मूलन मैचों के लिए 3 देशों पर शोध कर रहे थे। जिस दिन हारने वाले ब्रैकेट का विजेता निर्धारित हो जाएगा, उस दिन ड्रॉ होगा। स्वाभाविक रूप से माजोरी का सबसे खूंखार प्रतिद्वंद्वी यूलान साम्राज्य है। एक तो दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हैं और दूसरी बात, वह जानता है कि अगर यूलान साम्राज्य का सामना हुआ तो हार लगभग तय है। यूलान साम्राज्य की राष्ट्रीय रणनीति दुनिया भर से शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करती है, जिससे उन्हें हराना बहुत कठिन हो जाता है। वर्तमान में माजोरी को कैंगलिंग प्राचीन देश से मिलने की सबसे अधिक उम्मीद है। सबसे पहले उनके पास कैंगलिंग प्राचीन देश की जानकारी पर पूर्ण नियंत्रण है। दूसरा, वे ये भी नहीं चाहते कि कैंगलिंग प्राचीन देश बहुत अधिक संसाधनों पर नियंत्रण कर ले। कैंगलिंग प्राचीन देश के पड़ोसी राष्ट्र के रूप में वे यूलान साम्राज्य की तुलना में इसके उदय और संसाधन अधिग्रहण के अधिक विरोधी हैं। माजोरी ने जब तीनों टीम कप्तानों के साथ बैठक समाप्त की तो आश्चर्यजनक रूप से एक अधीनस्थ ने आकर बताया कि टायलर ने उनसे मुलाकात का अनुरोध किया है। माजोरी ने आकाश की ओर देखा। रात काफी हो चुकी थी और इस समय टायलर का आना किसी अनकही बात पर चर्चा का संकेत था। वह जल्दी से स्वागत कक्ष की ओर गया, जहां उसने टायलर को देखा और नौकरों को बाहर निकाल दिया। दोनों ने विनम्रतापूर्वक बातचीत की। आखिरकार वे अजनबी नहीं थे, इसलिए टायलर ने स्पष्ट रूप से कहा, दिव्य हॉल को आपको बताना चाहिए था, इस बार आपका मिशन बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस जीतना नहीं है। दिव्य हॉल प्राचीन जिजुन साम्राज्य के भीतर एक इकाई है जो डूबे मंडप के समान है। माजोरी स्वाभाविक रूप से जानती थी कि इस बार प्रतिनिधि सभा के नेतृत्व में वे झोंगनान की गहराई से जांच करने के लिए दिव्य हॉल के साथ एकजुट होने का इरादा रखते थे। हालांकि माजोरी इस योजना को लेकर बेहद सतर्क थी। आखिरकार ये कैंगलिंग प्राचीन देश में था, जहां उनके राष्ट्रीय गुरु की असलियत जानने की कोशिश की जा रही थी। एक भी गलत कदम और इसका परिणाम पूर्ण विनाश होगा। माजोरी एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, दिव्य हॉल से मुझे जो कार्य मिला था वह था सर्वोच्च प्राप्ति योग्य पद के लिए प्रयास करना। माजोरी को मूर्ख बनते देख टायलर ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिलाया, बल्कि आगे कहा, मुझे पता है कि तुम कैंगलिंग प्राचीन देश का चित्र बनाना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। क्या आप आंतरिक रूप से भी ड्रॉ के परिणामों को नियंत्रित कर सकते हैं? माजोरी को अविश्वास हुआ। स्वाभाविक रूप से मुझमें वह क्षमता नहीं है, बिना उनके देश के किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के। टायलर की आंखें खुशी से चमक उठीं। माजोरी को वास्तव में बहुत पहले से संदेह था कि टायलर के पास कैंगलिंग प्राचीन देश के प्रतिस्पर्धियों के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी होने के कारण सेलेस्टियल कैपिटल से कोई इसमें शामिल होना चाहिए। कैंगलिंग प्राचीन देश के लोग अभी भी आपस में लड़ना पसंद करते हैं, माजोरी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। टायलर ने कहा, शांति के समय में वे आंतरिक कलह का आनंद लेते हैं,
लेकिन यह नहीं भूलते कि जब उनका एक साझा दुश्मन होता है तो उनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। ये शब्द सुनकर माजोरी को तुरंत वर्षों पहले हुआ राष्ट्रीय युद्ध याद आ गया। कैंगलिंग प्राचीन देश कई देशों से घिरा हुआ था, फिर भी अंततः इसकी विजय हुई। तुम क्या चाहते हो? माजोरी ने सीधे पूछा। यह आसान है। टायलर ने माजोरी की ओर देखा और कहा, उनके खिलाफ जीतने की तुम्हारी संभावनाएं बहुत कम हैं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि यदि आप हार भी गए तो भी आपको उनके किसी सदस्य को गंभीर रूप से घायल करना होगा। ये सुनकर माजोरी की भौहें चढ़ गईं। यह उससे सब कुछ जोखिम में डालने के लिए कह रहा था। टायलर ने कहा, मुआवजे के तौर पर जब सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप खुलेगा तो आपके देश को हमारे हिस्से से स्पिरिट बीस्ट संसाधनों का छठा हिस्सा अधिक मिलेगा। सेलेस्टियल बीस्ट द्वीप के बारे में सुनकर माजोरी की आंखें चमक उठीं। यहां तक कि छठा हिस्सा भी बहुत बड़ी दौलत है। उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, सहमत हूं। बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस के 10वें दिन हारने वाले ब्रैकेट के परिणाम घोषित किए गए। प्राचीन साम्राज्य जिजुन ने पलटवार नहीं किया तथा भारी बढ़त के साथ 2 देशों को हराकर नॉकआउट में अंतिम स्थान हासिल कर लिया। इस प्रकार शीर्ष 4 की सूची सामने आई। ड्रॉ के दिन, जैसा कि टायलर ने कहा था, गोवन के जानबूझकर हेरफेर के तहत प्राचीन साम्राज्य शीजुन ने कैंगलिंग प्राचीन देश को ड्रॉ में शामिल कर लिया। इसमें किसी को संदेह नहीं था कि इसमें हेरफेर शामिल है। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि यह एक अच्छा ड्रॉ था, लेकिन वास्तव में नियमों के अनुसार ड्रॉ होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस का नॉकआउट प्रारूप सामान्य प्रारूप से अलग है, क्योंकि यूनान साम्राज्य कई वर्षों से लगातार चैंपियन रहा है, उनके पास प्रतिरक्षा अधिकार है। नियमों में कहा गया है, पिछले वर्ष के चैंपियन को एक अद्वितीय प्रतियोगिता विशेषाधिकार प्राप्त होगा, जिसमें दूसरा पुनरुद्धार अधिकार, फाइनल अधिकार, प्रतिद्वंद्वी को नामित करने का अधिकार आदि शामिल हैं। पिछले वर्षों में यूनान साम्राज्य ने सबसे अधिक बार फाइनल अधिकार का उपयोग किया है। अंतिम अधिकार का उपयोग करने का नियम है। नॉकआउट में प्रवेश करने और एक राउंड जीतने पर उपयोगकर्ता राउंड रॉबिन में प्रवेश किए बिना सीधे फाइनल में प्रवेश कर सकता है और सीधे फाइनल में प्रवेश करने के लिए आवेदन कर सकता है। यह विजेता ब्रैकेट सेमीफाइनल के एक राउंड को छोड़ने के बराबर है तथा दूसरे समूह के विजेता को हारा हुआ माना जाता है तथा उसे हारने वाले ब्रैकेट राउंड रॉबिन के विजेता के पुनः आने का इंतजार करना पड़ता है। केवल अंतिम विजेता ही फाइनल में प्रवेश कर सकता है। यह विशेषाधिकार बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस की स्थापना के समय से ही अस्तित्व में है। उस समय कैंगलिंग प्राचीन देश को भी यह विशेषाधिकार प्राप्त था। ड्रॉ के परिणाम जानने के बाद सभी दलों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों का अध्ययन और विश्लेषण करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे व्यस्त जुआघर थे। झाओ शे ने झेन कय के विश्लेषण पर भरोसा किया। जुआघर द्वारा निर्धारित प्रत्येक विषम राशि बहुत ही उचित थी। इस प्रकार झाओ शे ने जुआघर पर भरोसा करके पर्याप्त लाभ कमाया। हालांकि झाओ शे ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जुआ एक गारंटीकृत लाभ व्यवसाय है, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। झाओ शे के जुआघर में सभी आधिकारिक सट्टेबाजी होती थी, लेकिन वह लाभ के इस हिस्से का अकेले आनंद नहीं लेता था, उसे इसे 3 भागों में विभाजित करना पड़ता था। पहला हिस्सा उनका अपना था, दूसरा हिस्सा दुबे मंडप को गया और तीसरा हिस्सा श्वेत सम्राट शहर का कर था। इसलिए झाओ शे भी काफी दबाव में था। यदि उनके द्वारा वितरित लाभ बहुत कम होता तो ये दिव्य राजधानी में स्थित सभी शक्तियों को नाराज करने के बराबर होता। पहला नॉकआउट मैच कैंगलिंग प्राचीन देश बनाम प्राचीन किंगडम ऑफ जिजुन था। आप क्या सोचते हैं? झाओ शे बोलते हुए झेन कय की विश्लेषण डेटा तालिका को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सके। हालांकि इस बार झेन कय ने इसे अभी तक पूरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने झाओ शे से कहा, इस बार हारने वाले ब्रैकेट में प्राचीन साम्राज्य के जिजुन का प्रदर्शन बुरा नहीं था। उन्होंने वास्तव में कुछ खास नहीं दिखाया, है ना? झाओ शे ने आश्चर्य से कहा। प्राचीन शीजुन साम्राज्य ने वास्तव में बिना अधिक प्रयास के आसानी से लगातार 2 जीत हासिल की, क्योंकि नानफेन प्राचीन देश निराशाजनक रूप से अपर्याप्त था और पूर्वी सेकुरा देश ने एक सदस्य खो दिया था, इसलिए प्राचीन शीजुन साम्राज्य ने उनके खिलाफ लगभग कुचलने वाली जीत हासिल की। क्योंकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं दिखाया, इसलिए मुझे लगता है कि वे कोई तुरुप का पत्ता छिपा रहे हैं। झेन कय ने बहुत गंभीरता से कहा। व्यक्तिगत ताकत के संदर्भ में मुझे लगता है कि स्पिरिट अकादमी को अधिक लाभ है, लेकिन स्पिरिट अकादमी के ट्रम्प कार्ड बहुत अधिक उजागर हो चुके हैं, इसलिए इस पहलू में अंक घटाए जाने चाहिए। मैं जो संभावना दे रहा हूं वह है 64। हम 6, वे 4।
झाओ शी को भी यह अजीब और उचित लगा और उन्होंने किसी से इसे लिखवाया। वैसे बॉस, काम खत्म करने के बाद झेन कई ने अचानक पूछा, मैंने सुना है कि आपने सूचना लीक मामले की जांच में सहायता की थी, परिणाम क्या थे? झाओ शे ने एक क्षण विचार किया और कहा, कुछ बातें जो तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए, मत पूछो। झेन कई ने थोड़ा समझते हुए सिर हिलाया। यहाँ जुआघर पर झाओ शे का एकाधिकार स्वाभाविक रूप से एक मजबूत शक्ति का मतलब था। यदि कोई चीज झाओ शे को सतर्क कर सकती थी तो वह कोई और नहीं बल्कि दिव्य राजधानी थी। क्या आंतरिक कलह फिर से शुरू होने वाला है? डॉट 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 डॉट। सभी के लिए निःशुल्क। जब ताओवादी झांग ने लिन चेन को ये खबर बताई तो वह थोड़ा हैरान हो गया। एक विश्लेषक के दृष्टिकोण से लिन चेन को जानवर बनाम जानवर द्वंद्वयुद्ध पसंद था। वर्तमान में जियाओ बाई और जियाओ होंग दोनों अपने दम पर खड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं था कि लिन चेन ने सोचा था कि उनकी फ्री फॉर ऑल क्षमताओं में कमी थी, लेकिन वास्तविक युद्ध के दौरान फ्री फॉर ऑल 2v2 था जिसमें कई चर थे। एक विश्लेषक की सबसे अधिक चाहत ये होती है कि उसके पास यथासंभव कम चर हो। कोई समस्या नहीं है ना? दाओवादी झांग ने पूछा। बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस की टीम प्रतियोगिता में राजा बनाम राजा, सैनिक बनाम सैनिक नियम को अपनाया गया, जिसका अर्थ है कि स्पिरिट अकादमी के नंबर 1 बीज के रूप में नामित लिनचेन को प्रतिद्वंद्वी के नंबर 1 बीज का सामना करना होगा। प्राचीन साम्राज्य के जिजुन का नंबर 1 बीज ब्रूस नाम का एक व्यक्ति था। इस ब्रूस की पृष्ठभूमि असाधारण थी। अफवाह थी कि वह दिव्य हॉल के शाही परिवार में पैदा हुआ था तथा दिव्य हॉल के भावी हॉल मास्टर के लिए चुने गए उम्मीदवारों में से एक था। यद्यपि दिव्य हॉल प्रत्येक सत्र में कई उम्मीदवारों को नामांकित करता है, लेकिन इस योग्यता को प्राप्त करने का मतलब एक बात है, उसे संसाधनों का निरंतर प्रवाह प्राप्त होगा। लिन चेन ने अपने हाथ में ब्रूस के बारे में जानकारी देखी और भौहें चढ़ा ली। ब्रूस के स्पिरिट बीस्ट्स में से एक आध्यात्मिक शक्ति के लिए था और दूसरा निकट युद्ध के लिए। ये लड़ाई लिन चेन की कल्पना से कहीं अधिक कठिन थी। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, लिन चेन ने कहा। दाओवादी झांग लिन चेन के इस कथन के प्रति उदासीन थे कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। इस बार भेजे गए 9 छात्रों में से वू चेन और लिन चेन ही वे थे जिन्हें उन्होंने विश्वसनीय पाया। वह हंसते हुए बोला, मैंने सेलेस्टियल शैडो गार्ड से सुना है कि तुमने कुछ दिन पहले यहाँ काफी हलचल मचाई थी। लिन चेन दंग रह गया। भौहें चढ़ा ली और ताओवादी झांग मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, ये दिव्य छाया रक्षक विश्वसनीय हैं। वे हमारे स्पिरिट अकादमी के छात्र हुआ करते थे और यदि वे फिर से कार्रवाई करने का साहस करते हैं तो ये हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। लिन चेन ने आश्वासन में सिर हिलाया। उसी समय प्राचीन साम्राज्य के जिजुन के निवास में ब्रूस माजोरी के साथ लिन चेन की ताकत का विश्लेषण कर रहा था। अब हम जो देख सकते हैं उससे लिन चेन की ताकत हमारी कल्पना से परे है, माजोरी ने लिन चेन के लिए एक आधार स्थापित करते हुए कहा। अप्रत्याशित रूप से ब्रूस ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सिर्फ इसलिए कि उसने उस लड़ाई में गाओबेन को हरा दिया था। माजोरी कुछ देर के लिए चुप हो गई। ब्रूस दिव्य हॉल का उम्मीदवार होने के नाते हॉल मास्टर न भी बने तो भी निश्चित रूप से इसका हिस्सा होगा। परिणामस्वरूप उसकी वर्तमान स्थिति माजोरी से भी अधिक ऊंची थी। इससे ब्रूस कुछ हद तक अहंकारी भी हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं उसे कम आंकता हूं, ब्रूस ने कहा, मैं जानता हूं कि उसकी गाय एक उत्परिवर्ती प्रजाति है जिसमें बर्बरीक रक्तरेखा और आत्मा को शांत करने वाला खुर वास्तव में बहुत शक्तिशाली कौशल है। लेकिन यह मत भूलिए कि उनकी गुणवत्ता मेरी तुलना में एक स्तर कम है। पूर्वी सेकुरा देश के उस प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगी को देखो, क्या मैंने उसे आसानी से नहीं कुचल दिया? उसका विश्लेषण सुनकर माजोरी को ब्रूस के अहंकार का स्रोत समझ में आ गया। गाओबेन, जिसे लिन चेन ने आसानी से हरा दिया था, नए खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर था। ब्रूस ने जिसे हराया वह पूर्वी सेकुरा देश का प्रथम रैंक था। पिछली विश्लेषण बैठक में माजोरी ने भी ब्रूस को सतर्क रहने की सलाह दी थी। किसने सोचा होगा कि पूर्वी सेकुरा देश का शीर्ष दावेदार इतना निराशाजनक होगा, ब्रूस के स्पिरिट बीस्ट से कुछ ही चालों में हार जाएगा। इसके अलावा ब्रूस एक एकल पशु युद्ध में भाग ले रहा था जहां वह नुकसान में था और ब्रूस की असली ताकत हाथापाई में थी। डॉट डॉट डॉट। जैसे जैसे एलिमिनेशन मैच नजदीक आते गए, व्हाइट एम्परर सिटी की अस्थायी आबादी में काफी वृद्धि हुई। सूचना लीक होने की पिछली घटनाओं और झोंगनान के आगमन के कारण व्हाइट एम्परर सिटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उस समय झोंगनान खिड़की के पास बैठ गया और पूछा, क्या एलिमिनेशन मैच आज शुरू होगा? हाँ, झांग जिन ने जवाब दिया, हमारे देश से जुड़े मैच होंगे।
तो लिन चेन, जो बाय लिंग का सहशिष्य है, वह भी आज प्रतिस्पर्धा करेगा। हाँ, झांग जिन को नहीं पता था कि उसने अचानक लिन चेन का उल्लेख क्यों किया। अप्रत्याशित रूप से झोंग नान खड़े हुए और कहा, मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं। तुम? झांग जिन हैरान रह गया क्योंकि झोंग नान ने पहले कभी इसका उल्लेख नहीं किया था। वह झोंग नान के व्यक्तित्व को भी समझते थे। एक बार जब वह किसी चीज पर निर्णय ले लेते थे तो उसे बदलना कठिन होता था। उन्होंने जल्दी से कहा, आपको एक क्षण प्रतीक्षा करनी होगी, मैं व्यवस्था करता हूं। बोलने के बाद वह चले गए और थोड़ी देर बाद झांग जिन वापस आए और कहा, गुरुजी, सुरक्षा बाधाओं के कारण हम केवल थोड़ी देर के लिए दूर से गुप्त रूप से निरीक्षण करने की व्यवस्था कर सकते हैं। क्या ये स्वीकार्य है? झोंग नान ने सिर हिलाया, अपनी व्हीलचेयर से उठे और नीचे की ओर चल पड़े। जानवरों से लड़ने वाले सम्मेलन में। जानवरों से लड़ने का सम्मेलन लोगों से भरा हुआ था। आज के मैचों में केवल कैंगलिंग प्राचीन देश और प्राचीन साम्राज्य शीजुन के बीच ही मैच हुए, जो मुख्य मेजबान थे, इसलिए दर्शकों की संख्या बहुत अधिक थी। जैसे ही लिन चेन और उनकी टीम ने प्रवेश किया, उनका जोरदार जयघोष से स्वागत किया गया। ब्लू स्टार पर 3 प्राचीन देश हैं, जिनके नाम आध्यात्मिक ऊर्जा के युग से संरक्षित हैं। 3 प्राचीन देशों में कैंगलिंग प्राचीन देश और शीजुन का प्राचीन साम्राज्य सबसे समृद्ध हैं, जो आज भी सबसे अधिक सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखे हुए हैं। हालांकि सेलेस्टियल बीस्ट युग के बाद से ब्लू स्टार की संरचना बदल गई है और यूलान साम्राज्य के उद्भव ने 2 प्राचीन देशों के प्रभाव को बहुत कम कर दिया है। लेकिन वास्तव में यूलान साम्राज्य के अधिकांश कुलीन वर्ग इन्हीं 2 देशों से आए थे। तीनों वर्षों की प्रतियोगिताएं अलग अलग आयोजित की जाती हैं। नियमों के अनुसार वू चेन और उसके साथी पहले प्रतिस्पर्धा करेंगे और नए छात्र अंत में। जैसे ही लिन चेन, फोंग यू और झांग सुकिंग के साथ कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुए, आसपास के लोगों का उत्साह और भी तेज हो गया। लिन चेन ने देखा कि कई लोग जियाओबाई और जियाओहोन के कार्टून संस्करण लिए हुए उनके नाम चिल्ला रहे थे, और फोंग यू के भी कई प्रशंसक थे, और 9 क्लेश दैत्यों की लोकप्रियता काफी ज्यादा थी। जहां तक झांग सुकिंग की बात है तो उनकी लोकप्रियता सबसे कम थी। जैसे ही लिन चेन को प्रतियोगियों का क्षेत्र मिला, खबर जल्द ही फैल गई। सीनियर टियर के मैच शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर बाद अच्छी खबर आई। जूनियर टियर की टीम ने एक ठोस शुरुआत हासिल की। वू चेन ने निर्णायक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को दबा दिया, सभी जीत के साथ जीत हासिल की। आधा घंटा और बीत गया और एक और अच्छी खबर आई। जूनियर स्तर के छात्रों ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। उनका अंतिम रिकॉर्ड 2 जीत और 1 ड्रॉ था। इस रिकॉर्ड को देखकर कैंगलिंग प्राचीन देश के दर्शकों ने राहत की सांस ली, जैसा कि लिन चेन और उनके साथियों ने भी किया। 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ प्रतिद्वंदियों की शुरुआत बेहद खराब रही। हालांकि लिन चेन ने यह भी सुना कि प्राचीन साम्राज्य शीजुन ने लक्ष्यबद्ध रणनीतियां बनाई थीं, और यद्यपि जूनियर स्तर के छात्र जीत गए, लेकिन उन्हें उनकी सीमा तक धकेल दिया गया। इसके बाद द्वितीय वर्ष के मैच हुए, जो काफी बराबरी के थे, जिनमें 1 जीत, 1 हार, 1 ड्रॉ का परिणाम रहा। वर्तमान में कैंगलिंग प्राचीन देश ने 4 जीत और 2 ड्रॉ हासिल किए, जबकि विरोधियों ने 2 जीत और 1 ड्रॉ हासिल किया। इसका मतलब ये था कि यदि फ्रेशमैन स्तर की टीम एक मैच जीत जाती तो वे सीधे अगले दौर में पहुंच जाती। उन 2 मैचों के समाप्त होने के बाद लिन चेन ने वू चेन को एक बड़ी मुस्कान के साथ आते हुए देखा और कहा, जूनियर भाई, अब कोई दबाव नहीं है, हम निश्चित रूप से टाइब्रेकर नहीं चाहते हैं। यदि नए खिलाड़ी तीनों मैच हार जाते हैं तो उन्हें अपने किसी खिलाड़ी को टाइब्रेकर मैच के लिए भेजना होगा। लिन चेन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, जब तक आपने ऐसा नहीं कहा था तब तक सब ठीक था, अब मुझे अचानक अपने कंधों पर अधिक दबाव महसूस हो रहा है। हाँ, सीनियर भाई ने हंसते हुए कहा। जूनियर स्तर के छात्रों के साथ बैठने से पहले उन्होंने प्रोत्साहन दिया। लिन चेन ने फैंग यू और अन्य लोगों के साथ इस बात पर भी चर्चा की कि पहले किसे शुरू करना चाहिए। अंत में लिन चेन ने कहा, मैं पहले जाऊंगा। शक्ति का गठबंधन, ड्रैगन जाति और एल्फ संयोजन _3। फैंग यू और झांग सुकिंग भी इससे सहमत थे। जब तक लिन चेन जीत हासिल कर लेता है, वे सीधे हार स्वीकार कर लेंगे, जिससे कोई हताहत नहीं होगा। तीनों में से लिन चेन सबसे मजबूत था और दोनों ने उस पर पूरा भरोसा किया। शीर्ष रैंकिंग वाली पार्टी के रूप में कैंगलिंग प्राचीन देश को पहले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लिन चेन रेफरी से बात करने के लिए आगे बढ़ा, जिसने सिर हिलाकर प्राचीन साम्राज्य शीजुन को संदेश पहुंचाया। ठीक है, कोई बात नहीं, माजोरी ने रेफरी को जवाब दिया। रेफरी के जाने के बाद उसने ब्रूस की तरफ देखा।
अप्रत्याशित रूप से ब्रूस बहुत क्रोधित हुआ और बोला, बस थोड़ा सा पूर्वी सेकुरा कंट्री, उन्हें हराने से वह वास्तव में इतना आश्वस्त हो गया था। उसका गुस्सा समझ में आने वाला था। लिन चेन द्वारा स्वयं युद्ध करने का चयन करने का अर्थ केवल ये था कि उसे अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास था, जो ब्रूस के लिए अपमानजनक था। माजोरी बोलना चाहती थी, लेकिन ब्रूस की स्थिति और ताकत को देखते हुए वह हिचकिचा रही थी। हालांकि ब्रूस ने कहा, चिंता मत करो, मैं उन्हें कम नहीं आंकता, लेकिन हम अभी तक हारे नहीं हैं। अगर हम तीनों मैच जीत जाते हैं तो हमारे पास अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है। माजोरी ने सहमति में सिर हिलाया। पहले कौन जा रहा है? मैंने सुना है ये लिन चेन है। वास्तव में ये सुनकर कि यह लिन चेन है, कई लोगों की आंखें चमक उठीं। शुरुआती संदेह से लिन चेन ने सिर्फ एक मैच से कई दर्शकों को जीत लिया था। जियाओबाई एक निम्न स्तरीय नश्वर जानवर होने के बावजूद अधिकांश आम लोगों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। उन्हें आशा थी कि लिन चेन का आत्मिक जानवर इस मंच पर यह प्रदर्शित कर सकेगा कि साधारण नश्वर जानवर भी उच्च स्तरीय आत्मिक जानवरों को मात दे सकते हैं। आधिकारिक घोषणा के बाद भीड़ ने लिन चेन का नाम जपना शुरू कर दिया। उसके बगल में जियाओबाई और जियाओहोंग ने उत्साहपूर्ण जयकार का जवाब दिया। उनका खून धीरे धीरे उबल रहा था। लिन चेन शांत रहा। उसने जल्दी से जियाओबाई और जियाओहोंग को कुछ निर्देश दिए और अंत में उनके सिर थपथपाए। चिपचिपा पदार्थ, मुंह। दोनों आत्मिक प्राणियों ने एक एक आवाज निकाली, फिर मंच पर खड़े हो गए। इस समय पूरे आयोजन स्थल में लेवल 10 के तूफान की तरह जयकारे गूंजने लगे। उसी समय ब्रूस के दो आत्मिक जानवर भी मंच पर आ गए। हालांकि उनका स्वागत हूटिंग की लहर से हुआ, लेकिन ब्रूस के आत्मिक जानवरों को देखकर कई लोग घबरा गए। एक ड्रैगन जाति, एक विकास जानवर योगिनी। वास्तव में दिव्य हॉल के उम्मीदवार के रूप में उसके आत्मिक प्राणियों की कमी कैसे हो सकती थी? उसके पहले आत्मिक प्राणी का नाम था एवरग्रोव वाइवनस्पायर, पवित्र जानवर, स्तर 32। लकड़ी की विशेषता, आधा सांप आत्मा जानवर जिसकी लंबाई केवल 1 मीटर है। इसका शरीर पन्ना जैसा जैड है, जिसके तराजू के बीच चमकदार काई उग रही है। इसके सिर पर अंकुरित क्रिस्टलीय मुकुट है। पूंछ कभी न मुरझाने वाली 7 रंगों वाली लताओं से लिपटी हुई है, जिसके दोनों पैर और हाथ हैं। पूर्वी ड्रैगन जाति के विपरीत इस स्तर पर इसके किनारों पर पंख उगने शुरू हो गए थे, हालांकि वे अभी भी छोटे थे। ब्लू स्टार के बारे में एक कहावत है, पूर्वी ड्रैगन को उनके सींगों से और पश्चिमी ड्रैगन को उनके पंखों से आंका जाता है। पवित्र पशु अवस्था में इस तरह के गुणों को प्रदर्शित करने वाला यह एवरग्रोव वाइवनस्पायर इसकी महान रक्त शक्ति का प्रतीक है। दूसरा आत्मिक जानवर, जैड छाया लकड़ी आत्मा, स्तर 24। पवित्र जानवर, हालांकि छोटे लोमड़ी की तुलना में स्तर में कम। एक लकड़ी तत्व आध्यात्मिक प्रणाली आत्मा जानवर, एक जैड रंग के युवा केस्ट्रल जैसा दिखता है जो बेलों से घिरा हुआ है। इसके पंख कांटेदार तराजू से ढके हुए हैं। एक पूंछ के साथ स्वतंत्र रूप से वापस लेने योग्य लकड़ी के टेंड्रिल हैं। इसी प्रकार पवित्र पशु अवस्था में भी यह एक योगिनी के पंख प्रदर्शित कर सकता था, जो इसकी श्रेष्ठ वंशावली का प्रमाण था। दोनों आत्मिक प्राणियों के मंच पर आने से उनकी प्रभावशाली उपस्थिति स्पष्ट हो गई, जिससे उत्साही दर्शक कुछ हद तक शांत हो गए। ब्रूस इससे बहुत प्रसन्न हुआ। उसे एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं थी। आत्मिक जानवर उसके लिए बोलते थे। जल्द ही वे पूरी तरह से खामोश हो जाएंगे। ब्रूस ने अपनी मुट्ठी भींच ली और जियाओबाई और जियाओहोंग को गौर से देखने लगा। उसे एक क्षण के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि यह गाय और ये लोमड़ी उसके दो आत्मिक जानवरों के सामने टिक सकेंगी। यदि ज्वाला लोमड़ी की 5 पूंछें भी होती तो भी उसे अर्ध पवित्र जानवर नहीं माना जा सकता। दोनों मिलकर भी पवित्र पशु की श्रेणी में नहीं आते थे। उन्हें उसका सामना करने का क्या अधिकार था? एवरग्रोव वाइवनस्पायर की अंतिम चाल, ब्रह्मांड की सभी चीजें। गुरुजी, वह लिन चेन है। आकाशीय छाया रक्षकों से घिरे अखाड़े में एक ऊंचे स्थान पर झांग जिन ने लिन चेन की दिशा में इशारा किया और उसके बगल में झोंग नान से कहा। झोंग नान ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में जब से वह यहाँ आया था, वह लिन चेन पर नजर रख रहा था। कुछ देर तक देखने के बाद उसने अचानक पूछा, वह बाय लिंग को कब जानता था? शायद स्पिरिट अकादमी में प्रवेश के बाद। झांग जिन कुछ उलझन में था, लेकिन फिर भी उसने पूछा, क्या कोई समस्या है? टूर्नामेंट के बाद किसी को इसकी जांच करने को कहें। झोंग नान ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और सिर्फ आदेश दिया। झांग जिन ने अचंभित होकर फिर भी सिर हिलाया। जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, मंच के ऊपर तैरते हुए रेफरी ने भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे अंततः कहा, कैंगलिंग प्राचीन देश बनाम शीजुन का प्राचीन साम्राज्य।
नए आगमन की पहली लड़ाई शुरू करना। जैसे ही घोषणा हुई, कुछ देर की खामोशी के बाद पूरा मैदान फिर से उन्माद में डूब गया। नीयू नीयू, आगे बढ़ो, उन्हें कुचल दो। वे ड्रैगन जाति से भी नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। छोटी लोमड़ी, इन्हें जलाकर भस्म कर दो। डॉट 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 डॉट। उसी समय रेफरी की घोषणा सुनकर मंच पर मौजूद 4 स्पिरिट बीस्ट्स हरकत में आ गए। जियाओबाई ने पहला कदम उठाया, तुरंत अपने विकास रूप में बदल गया और फिर अपनी बर्बर रक्त रेखा को सक्रिय किया, तेजी से आगे बढ़ा। छोटी लोमड़ी जियाओबाई के पीछे खड़ी थी, वह भी तुरंत अपने विकास रूप में प्रवेश कर गई। लिन चेन ने प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कई बार बताया था कि यदि वे किसी झड़प में शामिल होते हैं तो मुख्य ताकत जियाओबाई होगी, जिसका कार्य अद्वितीय था। खुद की रक्षा करते हुए मैच जीतने में जियाओबाई की सहायता करें। ये ज्ञात होना चाहिए कि जियाओबाई स्तर 31 है, जबकि यह केवल स्तर 25 है, जो 6 स्तर का अंतर बनाता है। इस अंतर के कारण लिटिल फॉक्स मैच में निर्णायक कारक के बजाय वाइल्ड कार्ड बन जाता है। इसलिए लिटिल फॉक्स ने अपनी नज़र प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों पर गड़ाए रखी। जियाओबाई द्वारा आयरन हॉर्न इम्पैक्ट को अंजाम देने के बाद प्रतिद्वंद्वी अंततः आगे बढ़ गया। सबसे पहले एवरग्रोव वाइवनस्पाया आगे बढ़ा, जो एक लकड़ी विशेषता वाला लड़ाकू स्पिरिट बीस्ट था, जिसमें अत्यंत दुर्जय हाथापाई क्षमताएं थीं। एक क्षण में जियाओबाई ने गहरी चीख मारी, उसके मजबूत पैर बल लगाते हुए एक भारी टैंक की तरह आगे बढ़े। ये देखकर एवरग्रोव वाइवनस्पाया ने क्रोधित गर्जना की, उसके छोटे लेकिन शक्तिशाली पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे, जिससे भयंकर हवा चलने लगी। टक्कर से पहले उसके शरीर पर लगा लकड़ी का कवच मंद रूप से चमक उठा। ये था इसका ब्लडलाइन कौशल, सब ड्रैगन लीप। सख्ती से कहा जाए तो एवरग्रोव वाइवनस्पाया ड्रैगन रेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि कायापलट की प्रक्रिया में है। हालांकि एक बार यह कौशल सक्रिय हो जाने पर इसकी लड़ाकू शक्ति आसमान छू जाती है। जैसे ही बेल के सींगों के बीच टकराव होने वाला था, एवरग्रोव वाइवनस्पाया अचानक बगल की ओर मुड़ गया तथा अपने लकड़ी के कवच से ढके अगले पैरों को बेल के सिर की ओर तेजी से झुलाने लगा। इस दृश्य ने दर्शकों को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। एवरग्रोव वाइवनस्पाया वास्तव में भयानक था। जियाओबाई की अविश्वसनीय रूप से तेज गति के बावजूद प्रतिद्वंद्वी अभी भी प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा। ये देखकर ब्रूस मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ड्रैगन रेस स्वाभाविक रूप से हाथापाई की लड़ाई में मजबूत है। जियाओबाई क्या सोच रही थी? जैसे ही लकड़ी का कवच बेल के सिर पर टूटने वाला था, जब सभी ने सोचा कि जियाओबाई को उसके कम आंकने के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा, उसके सींगों से अचानक एक गहरी काली रोशनी निकली। इस संकट बिंदु पर जियाओबाई ने सीधे अपने चौथे कौशल को सक्रिय किया। क्रैक। जैसे ही लकड़ी का कवच सींगों से टकराया, वह टुकड़ों में बिखर गया। ये कैसे संभव है? ब्रूस ने लकड़ी के कवच को टूटते हुए देखा, उसकी पुतलियां फैल गईं। एवरग्रोव वाइवनस्पाया भी उतना ही हैरान था, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये लकड़ी कवच एक कौशल था जो ड्रैगन रेस के तराजू के बराबर था। फिर भी जियाओबाई का अनंत धिक्कार दानव सींग आसानी से इसकी रक्षा को तोड़ सकता है। डॉट 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 डॉट। सुंदर, ये कौन सा कौशल है? क्या कोई इसे पहचानता है? नहीं, यह एक उत्परिवर्तित कौशल होना चाहिए, है ना? ये बहुत शक्तिशाली है। क्या ये ड्रैगन स्केल जैसी कठोर चीज को भेदने में सक्षम है? ये दृश्य देख रहे दर्शक अचानक इतने उत्साहित हो गए मानो उन्हें एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लग गया हो और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। जिस क्षण लकड़ी का कवच टूट गया, जियाओबाई ने अपने खुरों को उठाने और मैच को समाप्त करने के लिए आत्मा शांत खुर ब्रह्म आत्मा का उपयोग करने का इरादा किया। अप्रत्याशित रूप से इस समय लिटिल फॉक्स की चीख गूंज उठी। जियाओबाई ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और तभी पीछे से एक सुपर फायरबॉल निकला। बूम! वह सुपर फायरबॉल उनके बीच से गुजरा, जिसका लक्ष्य सीधा जेड शैडोवुड स्पिरिट था। तभी जियाओबाई ने अपना सिर उठाया और एक भयानक दृश्य देखा। इसके चारों ओर असंख्य तैरते हुए पत्ते थे, जो स्पष्ट रूप से जेड शैडोवुड स्पिरिट का कौशल था। यह इसका मूल कौशल था। जेड शैडोवुड स्पिरिट आध्यात्मिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए वुड लीव्स का उपयोग करने में माहिर है। एक बार जब वुड लीव्स दुश्मन के पास पहुंच जाती हैं, तो वे प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित कर सकती हैं। ये स्पष्ट था कि एवरग्रोव वाइवनस्पाया पर जियाओबाई के हमले के दौरान जेड शैडोवुड स्पिरिट ने पहले ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दृश्य ने पूरे दर्शकों को भयभीत कर दिया। कई लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि जेड शैडोवुड स्पिरिट ने ये कौशल कब शुरू किया था। चूंकि एवरग्रोव वाइवनस्पाया में लकड़ी की विशेषता है, इसलिए कई लोगों ने शुरू में इन हरी पत्तियों को नजरअंदाज कर दिया।
सौभाग्य से लिटिल फॉक्स ने समय रहते इसे खोज लिया, अन्यथा ज़ियाओबाई को इन लकड़ी के पत्तों से नुकसान पहुंचता। ज़ियाओबाई जल्दी से पीछे हट गया, जिससे दोनों पक्षों के बीच फिर से दूरी पैदा हो गई। पिछले दौर को ज़ियाओबाई के लिए केवल एक छोटी सी जीत माना जा सकता था, लेकिन असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई थी। चीख! लिटिल फॉक्स ने ज़ियाओबाई को याद दिलाया कि प्रतिद्वंद्वी की लकड़ी की पत्तियां बहुत तेज गति से उड़ती हैं, तथा उसे सावधान रहने की चेतावनी दी। मुंह! ज़ियाओबाई चिल्लाए, उसके पूरे शरीर का रंग गहरा हो गया। टियर 2, टियर 3। ज़ियाओबाई ने सीधे तौर पर अपनी टियर 3 बर्बर रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया, स्पष्ट रूप से पूरी ताकत लगाने का इरादा था। एवरग्रोव वाइवनस्पायर ने ये देखा, वो पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई, उसकी उप ड्रैगन रक्तरेखा तुरंत बढ़ गई। उसकी दहाड़ के जवाब में उसके सिर के ऊपर एक नीला भूरा पेड़ प्रकट हुआ। ये देखकर दर्शकों में से कई लोग, जिनमें कुछ अतिथि भी शामिल थे, आश्चर्य से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सके। लिन चेन ने उस पेड़ को देखा, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। ब्रह्मांड की सभी चीजें। यह एवरग्रोव वाइवनस्पायर का विशिष्ट कौशल था, जो फायर फीनिक्स के फीनिक्स कार्मिक फायर के समान था। जिस क्षण वह भ्रामक वृक्ष प्रकट होता, जमीन के नीचे छिपी हुई काष्ठ ऊर्जा पूरी तरह से उस पर एकत्रित हो जाती, मानो वह निरंतर मजबूत होती जा रही हो। इसे इस चाल का कैसे पता चला? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये दिव्य हॉल के लिए उम्मीदवार बन सकता है। क्या यह इसका 5वां कौशल है? आसपास के दर्शक आश्चर्य से भर गए। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि ज़ियाओबाई और लिटिल फॉक्स इस लड़ाई में हारने का खतरा था। ... जैसे ही लिन चेन आश्चर्यचकित हुआ, ताओवादी झांग जल्दी से पीछे से आया, मंच पर परिवर्तन को पकड़ते हुए बोला, ब्रह्मांड में सभी चीजें। जैसे ही लिन चेन मुड़ा, उसने झांग दाओइस्ट की असामान्य अभिव्यक्ति को देखकर पूछा, क्या हुआ? द्वितीय वर्ष में एक घटना घटी है। दाओवादी झांग ने लिन चेन को बताया कि वह लिन चेन को यह बताने के लिए दौड़ा था कि एक द्वितीय वर्ष के छात्र का आत्मा जानवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। कौन? निंग तियान, दाओवादी झांग ने उत्तर दिया। लिन चेन आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, क्या निंग तियान नहीं जीता? निंग तियान उन 3 छात्रों में से एक था जो द्वितीय वर्ष के छात्रों में विजयी हुए। उनके प्रतिद्वंद्वी जानते थे कि वे जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एक क्रूर तरीका अपनाया। जीतने की जल्दी में निंग तियान को तब तक पता ही नहीं चला जब तक वह चिकित्सा केंद्र नहीं गया कि उसके दोनों आत्मिक पशु गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ताओवादी झांग ने ब्रह्मांड की सभी चीजों को देखते हुए समझाया। फिर उसने सुझाव दिया, क्या हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? ब्रह्मांड की सभी चीजों का मुकाबला करने के लिए काफी लागत की आवश्यकता होती है। लिन चेन ने बढ़ते हुए विशाल पेड़ को देखा, लेकिन उसने कहा, जल्दी मत करो, शो अभी शुरू हुआ है।